हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग सेकेंड सेमेस्टर जो है आपका फर्स्ट ईयर उसका पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये हिस्ट्री का पेपर है। अगर पेपर का नाम देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 CE टू 1200 CE तक। अब इस पेपर में ऐसा है कि एक यूनिट मैंने आप लोग को कवर करवा दिया है, बता दिया है, और ये आपका सेकेंड यूनिट है। और सेकेंड यूनिट इतना इंपॉर्टेंट है आपका कि इससे अगर आपको देखा जाएगा तो क्वेश्चन या तो एक भी पूछा जा सकता है या दो भी पूछा जा सकता है। इवन आपको असाइनमेंट में भी क्वेश्चन इस यूनिट से आ जाता है। सो इस पेपर को आप या इस यूनिट को स्किप करके नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरा आपका जो टोटल 8 यूनिट है उसमें सबसे वेटेज अगर देखा जाए तो इसी यूनिट का सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ें हैं, इसमें पूरा जो है आपका वीडियो देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, पीपीटी फॉर्मेट में है। तो चीज़ें आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो और आराम से रिवीजन के लिए भी देख सकते हो। लेकिन इस सारी चीज़ों में मेहनत काफ़ी लगता है और टाइम भी देना पड़ता है, तो इतना कंजूसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं चाहता, बस लाइक कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा अगर इस पर कुछ भी आता है। क्योंकि इसमें यहाँ पे मैं बस आपको फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर ही नहीं बता रही हूँ, इवन आपका थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट है। और ये वीडियो आप जो भी SOL के लिए है, इग्नू के लिए है, DU में जो भी है रेगुलर कोर्सेज के लिए, NC वेब के लिए, सबके लिए है। क्योंकि ये आपको सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम ही आता है, सेम ही रहता है। और इसमें ऐसा है कि अगर आपको देखा जाए तो सब्जेक्टिव तो मैं चीज़ें बताऊंगी ही बताऊंगी, ऑब्जेक्टिव चीज़ें भी बताती हूँ, फैक्चुअल चीज़ें भी बताती हूँ, तो सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो मेहनत लगता है तो उसको डू अप्रिसिएट दैट। अगर आप जितना अप्रिसिएशन अपने तरफ से दोगे उतना मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी फिर। सो इस यूनिट के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले जो है सवाल आपको कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। एक तो सबसे पहला जो सवाल है यही आता है कि गोल्डन एज, और ये आपके इस पर जो है डिबेट आता है, जिसमें पूछा जाता है कि गुप्ता समय काल जो था वो सचमुच में गोल्डन स्वर्ण युग था या नहीं था। ठीक है, तो ये आपको हो सकता है सवाल पूछ दिया जाएगा। दूसरा जो है क्वेश्चन, ये पक्का पक्का मान के चलो, यहाँ पे आपको यहाँ तक आर्थिक स्थिति पूछा जा सकता है, राजनीतिक स्थिति पूछा जा सकता है, सामाजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन पूछा जा सकता है। एंड इसी गुप्ता में आपको जो साइंस एंड टेक है अगर देखा जाए तो विज्ञान के दृष्टिकोण से काफ़ी सारे अचीवमेंट है। तो ये भी चीज़ें हम लोग इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। और ये वीडियो कौन कौन रेफर कर सकते हैं, जिनका हिंदी है, जिनका इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। PPT आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें में है। एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, नो चीटिंग, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, चीटिंग करने की आदत है तो चीटिंग नहीं करना है। चैलेंज क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। स्क्रीन पर अगर आपको दिख रहा है तो हिंदी में भी सवाल लिखा हुआ है, गुप्ता साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आराम से देख लो। ऑप्शन समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। सवाल ध्यान से देखो, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। और कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई गूगल वूगल कुछ नहीं करना। आपको जो आंसर लग रहा है उसको कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं भी देखती हूँ आप लोग को हिस्ट्री कितना आता है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। यूनिट 1 ऑलरेडी कवर्ड है, जो कि मैंने आपको बता दिया। सोर्सेज से है वो आपका यूनिट 1, और वो वहाँ से भी सवाल आपको पक्का आएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। और एक और चीज़, आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन से टॉपिक पे चाहिए। जैसे मैंने ये सेमेस्टर आपको जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ही आपको कौन सा पॉलिटिकल से चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का चाहिए, या फिर जी का कोई पेपर है उसमें चाहिए, वैक्सेक जो भी पेपर है जहाँ से भी चाहिए वो आप लोग बस कमेंट सेक्शन में लिखना। वहाँ से मैं आपको चीज़ें फिर प्रोवाइड कराऊंगी। क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम बचा हुआ, एग्जाम आपको मई के लास्ट तक शुरू हो जाता है। और पहले से तैयारी अगर करके नहीं रखोगे तो फिर लास्ट टाइम पे रिजल्ट जब आएगा इस बार ना, तो पता चलेगा कितना आपने गड़बड़ किया है। सो नेक्स्ट टॉपिक बता देना आप लोग कौन सी चीज़ों पे चाहते हो। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर पूछा जाए आपको, अगर क्वेश्चन में भी अगर लिखोगे तो यही चीज़ों से शुरुआत करना पड़ेगा कि गुप्ता साम्राज्य का अगर पूछा जाए जो उद्भव है, उसका विकास जो है, डेवलपमेंट है, इमर्जेंस है, कब हुआ था, तो 320 से लेके आपको 550 CE तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। एंड कॉल द गोल्डन एज ऑफ इंडिया फॉर इट्स स्टेबिलिटी एंड अचीवमेंट। इसको जो है स्वर्णिम, ठीक है, स्वर्णिम एज बोला जाता है भारत के दृष्टिकोण से। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसी आपको गुप्ता साम्राज्य में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अचीव किया गया था, काफ़ी सारी चीज़ें जो है इनको भारत के पक्ष में आया था। तो समय काल आपको याद रखना 320 से 550 ईसा पूर्व, जिसमें आपको स्थिरता और उपलब्धियों के कारण भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अब ये शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, बट ये पूरा आंसर आपका नहीं होगा। स्वर्णिम युग कहने के पीछे जो है वो बहुत सारे कारण हैं। उन सारे कारण को आज हम लोग समझेंगे।
अब दृष्टिकोण से हर एक जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो पॉलिटिकल कंडीशन, एक और चीज़ दिमाग में आप लोग खासकर बैठा लो, जब सवाल आपको अगर राजनीतिक पूछा गया ना, राजनीतिक दृष्टिकोण से चीज़ों को बताने के लिए बोला गया, तो सोशल चीज़ें मत लिख के आया करो। इकोनॉमिक पूछा गया, आर्थिक पूछा गया, आप लोग बोलते हो ना कि नंबर कम मिलता है, नंबर कम मिलता है, आपको नंबर कोई नहीं देना चाहता, नंबर सब देना चाहता है बट आप लोग नंबर लेना नहीं चाहते हो। सो पॉलिटिकल कंडीशन अगर पूछा जाएगा, आपको राजनीतिक स्थिति पूछा जाएगा, तो राजनीतिक स्थिति ही बताओगे वहाँ पे पहले, ठीक है। अब पूरी दुनिया की चीज़ें लिख देते हो, जो पूछा जाता है वो नहीं लिखते हो। सो पॉलिटिकल कंडीशन में देखते हैं, राजनीतिक स्थिति में देखते हैं फाउंडेशन एंड राइज। सबसे पहले इसमें आप देखोगे कि कौन कौन से जो है आपको लोग, जो कौन कौन से रूलर्स थे इसमें एसोसिएटेड। तो एक क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, जो कि बार बार दिमाग से भूला जाता है, तो उसको कहीं पर लिख लो। फाउंडर पूछा जाए, ठीक है, तो श्रीगुप्त माना जाता है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, ये लिखते जाना कहीं पे। घटोत्कच नाम बड़ा फनी से लग रहा है ना, तो नाम कोई दिक्कत नहीं है, नाम कभी कभी फनी होता है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आए थे, घटोत्कच के बाद आपको चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, ठीक है। सो ये क्रोनोलॉजी है, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसके बाद आपको समुद्रगुप्त आते हैं, समुद्रगुप्त के बाद आपको कौन आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपको क्या आता है, समुद्रगुप्त, ये कुमारगुप्त वन, एंड कुमारगुप्त वन के बाद अगर पूछा जाए कि सबसे पावरफुल गुप्ता का एम्पायर, लास्ट जो रूलर बच जाता है वो होते कौन, स्कंदगुप्त। अब इसके बाद भी आपको लास्ट में अगर पूछा जाता है, विष्णुगुप्त सबसे लास्ट जो है राजा माने जाते हैं गुप्त साम्राज्य में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको नहीं होते थे। ये क्रोनोलॉजी है, जिसको कहीं पे लिख लेना, और ये आपको फ्लो चार्ट में अगर बना के आओगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। सो फाउंडर अगर पूछा जाए कि इसको फाउंड किसने किया था पूरे गुप्ता साम्राज्य को, तो श्रीगुप्त ने किया था, बट अगर रियल फाउंडर पूछा जाए आपको, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, एक्सपेंडेड थ्रू द मैरिज अलायंस। अब जो राज्य विस्तार का, क्योंकि पॉलिटिकल राजनीतिक में ये सारी चीज़ें लिखनी होती है, मैंने पहले भी आप लोग को बताया था, अगर आपको याद हो फर्स्ट सेमेस्टर में, कि जो राज्य विस्तार है ना वो 3 तरीकों से किया जाता है। पहला होता है आपका कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस, विवाह का प्रस्ताव दिया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका दोस्ती का प्रस्ताव, फ्रेंडली अलायंस, दोस्ती कर लो। थर्ड, अगर दोनों में से अगर बात आपकी नहीं बन रही है, दोनों जगह आपकी बात जो है दाल जो नहीं गल रही है, तो फिर आप क्या करते हो, एक्सट्रीम लेवल पे जाते हो, फिर आप क्या करते हो, अटैक करते हो, तो फिर आप लड़ाई करते हो, और लड़ाई करने से क्या करते हो, आप विजय की प्राप्ति करते हो। सो इवन चंद्रगुप्त जो आपको प्रथम थे, उन्होंने भी क्या किया, मैरिज अलायंस किया था, ठीक है। और मैरिज अलायंस अगर पूछा जाए, शादी का प्रस्ताव इन्होंने किसको दिया था, तो लिच्छवी की क्वीन थी, प्रिंसेस थी, जिनका नाम था कुमार देवी। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो कुमार देवी से शादी करते हैं, और इसका साक्ष्य जो एविडेंस हमको क्वाइन से मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम के समय काल का आपको सिक्के मिले हैं, जहाँ पे कुमार देवी का जो है वो जो पोर्ट्रेट बनाया हुआ, चित्र बनाया हुआ आपको सिक्कों के ऊपर, और नाम भी लिखा हुआ, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी क्वीन रही होंगी चंद्रगुप्त प्रथम की। और याद रखना कि कहाँ की रानी थी वो, लिच्छवी की थी। तो ये मैरिज अलायंस था। तो राज्य विस्तार का जो है प्रोसेस चंद्रगुप्त प्रथम के समय काल से होता है। श्रीगुप्त आपको बस फाउंड करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट जो रूलर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं, और ये सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, 2 राजा आपको चंद्रगुप्त जो गुप्ता साम्राज्य है उसमें 2 गुप्ता एम्पायर में 2 चीज़ें आपको याद रखनी, तो समुद्रगुप्त के बारे में एंड चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेंड किया, बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत सारी जो है उन्होंने जो विक्ट्री भी प्राप्त की, बहुत सारी इनको उपलब्धियां भी मिली। सो इनको क्या बोला जाता है, इंडियन नेपोलियन, कॉन्कर मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट, इशूड ऑन द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन। अब देखो जो समुद्रगुप्त है उनकी जो अचीवमेंट है, उनका जो उपलब्धि है, उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। अगर जैसे हमने देखा कि कुमार देवी और जो हमने सिक्कों के बारे में देखा, उससे हमें पता चला कि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। बट अगर आपको पूछा जाए समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं वो कहाँ से मिलती है, तो इनका एक जो है वो इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, जिसका नाम है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अब कुछ बुक में आपको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, उसके जगह पे आपको प्रयाग प्रशस्ति लिखा होता है। अब ये प्रयाग प्रशस्ति में आपको समुद्रगुप्त इकलौते ऐसे राजा नहीं है जिनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में आपको समुद्रगुप्त, अशोका और जो है आपको जहांगीर, तीनों रूलर्स के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसके बारे में लिखा है, तो समुद्रगुप्त के टाइम पे ही इसको लिखवाया गया था, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलता है। इसमें हमें 2 चीज़ें पता चलती है कि इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था पूरे उत्तर भारत में, ऐसा बोला जाता है। इन्होंने जो उत्तर भारत में है, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में है, वहाँ पर इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। लेकिन जो साउदर्न पार्ट है, जिसको दक्षिण पथ बोला जाता है, वहाँ पर इनका रूल इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। वहाँ के राजा इनको ट्रिब्यूट देते थे, मतलब अनुदान देते थे इनको, जो है वो
टैक्स देते थे, कर देते थे, और उसके बदले बोलते थे कि आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करना। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से मिलती है। भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। और ये किसने कहा था इनको? तो वीए स्मिथ है आपको, जिनको विंसेंट स्मिथ बोला जाता है, जो कि आपको प्राचीन भारत के ऊपर काफ़ी सारे इन्होंने काम कर रखा है। सेकंड रूलर जो है, थर्ड रूलर हो गया श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कठोकच तो मिस हो गया इसमें। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। विक्रम आदित्य इनको बोला जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। और अगर देखा जाए इनके बारे में तो इनका क्या क्या अचीवमेंट रहा, क्योंकि आपको पॉलिटिकल चीज़ों में अचीवमेंट लिखना पड़ता है जितने भी राजा रहे। तो इसके बारे में भी देखते हैं। सोर्सेज अगर पूछा जाए कि हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, क्योंकि इतिहास में अगर आप ये नहीं बताते ना कि कहाँ से कौन सी जानकारी मिल रही है, तो फिर आपका चीज़ें इनकम्प्लीट रहता है। सो चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं, ठीक है, जिनको विक्रमादित्य बोला जाता है, इनके बारे में अगर देखा जाए जानकारी हमें दो चीज़ें बहुत जो प्रमुख है। एक तो पहला आपका आता है लिटरेरी सोर्सेज, अगर पूछा जाए आपको साहित्यिक स्रोत से, तो इसका एग्जाम्पल है देवी चंद्रगुप्तम। ये आपकी पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, जिसको लिखा किसने था? विशाख दत्त ने लिखा था। इसमें आपको कहानी है एक, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा कहानी है, जिसमें बताया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त नाम के दो भाई होते हैं, और दोनों भाई की जो है रानी होती है। अब रानी का नाम आप लोग ढूंढ के लेके आना, क्वीन का नाम आप लोग ढूंढ के लाना, क्योंकि इसमें नाम ही देवी है तो देवी ही रहा होगा उनका नाम, ठीक है। सो देवी चंद्रगुप्तम इनका नाम रहा होगा। सो इनके ऊपर जो है वो किया जाता है, अटैक किया जाता है। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो रामगुप्त बड़े होते हैं और उनको ही जो है वो पूरे एम्पायर को संभालने का जो है दिया जाता है, चांस दिया जाता है, बट वो कैपेबल नहीं होते हैं। और क्या होता है कि जब हुना बोला जाए ट्राइब है आपका, जो कि साकाज बोला जाए, हुना बोला जाए, जो कि क्या करते हैं, अटैक करते हैं आपको कहाँ पे? उत्तर भारत में। तो उस अटैक को सरवाइव नहीं कर पाते रामगुप्त, और वहाँ की जो रानी होती है, देवी जो होती है, उनको लेके वो किडनैप करके लेके चले जाते हैं। जब ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चलता है कि रानी को उठा के, तो ये पूरे साम्राज्य के लिए जो है, पूरे राज्य के लिए जो है वो बहुत ख़राब बात थी। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को, इसके अगेंस्ट वो लड़ने के लिए जाते हैं। और जब वो लड़ते हैं तो रानी को प्रोटेक्ट करके लेके आते हैं। और बोला जाता है कि जो रामगुप्त थे, उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ उसमें बताया गया, बहुत सारी चीज़ें डिटेल दी गई है। सो क्योंकि वो प्रोटेक्ट करके लेके आते हैं उसको, और फिर बाद में बोला जाता है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय, उनकी शादी भी उन्हीं से होती है। और फिर ये पूरी कहानी कहाँ पे लिखी हुई है? यही देवी चंद्रगुप्त में लिखी हुई है। और इसमें बताया जाता है कि वो कितने महान राजा थे, जिन्होंने पूरे अटैक को और पूरे साम्राज्य को फिर से क्या किया, स्थापित किया था। तो इसीलिए इनकी महानता। इवन इसके अलावा जो है इनके बारे में एक और चीज़ है जहाँ से हमें पता चलता है, मेहरौली इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये आपको दिल्ली में ही मिल जाएगा, जो कि आपको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जाओगे, वहाँ पे जो आपको आयरन पिलर लगा हुआ है ना, मेहरौली वाला इंस्क्रिप्शन, वो भी इनका ही है। उसमें जो विक्रमादित्य लिखा हुआ इनके बारे में ही है। इसके अलावा चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं, जिनको विक्रमादित्य बोला जाता है, इनके आपको कोर्ट में 9 जेम्स, जैसे आपने सुना होगा नवरत्न के बारे में, कहाँ पे? अकबर के टाइम पे। वैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे भी थे, जिसमें आपका प्रमुख नाम आता है कालिदास के बारे में। कालिदास इनके ही आपको राज्य में कवि हुआ करते थे। इसके अलावा इसमें आपको वरुचि के बारे में मिलता है, कात्यायन के बारे में मिलता है, सांकू के बारे में मिलता है। इसके अलावा वराहमिहिर के बारे में मिलता है। और इवन आप लोगों ने विक्रम बेताल का बहुत सारा कहानी सुना होगा, जो कि अगर देखा जाए तो बेताल आपको मैजिशियन थे, ये भी इनके ही साम्राज्य में रहे थे। तो ये सब आप चीज़ें पॉइंट्स लिख सकते हो। इनके समय काल में आपको क्या, इन्होंने डिफीट किया साकाज को, ठीक है, एक्सपेंड किया ट्रेड को। सो कला का संरक्षण करते हैं, साका पर विजय पाते हैं, और जो आपका व्यापार है उसको क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। इसीलिए इनको महान माना जाता है, किसको? विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय को। इनके समय काल में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सो देखा जाए तो सेंट्रल मोनार्की था। पूरे गुप्ता साम्राज्य में अगर पूछा जाए ना आपको, तो सेंट्रल मोनार्की मतलब केंद्रित राजतंत्र था। प्रोविंसेस, जो प्रोविंस होते थे, जो आपको प्रांत होता था, उसको भुक्ति बोला जाता था। और भुक्ति के जो हेड होते थे उसको क्या बोला जाता था? उपारिक बोला जाता था, ठीक है। और जो प्रोविंस है, जो आपका प्रांत है, उसके नीचे क्या आता था? आपका डिस्ट्रिक्ट आता था, जिसको विस्याज बोला जाता था। और इसको जो हेड करता था उसको विश्यापति बोला जाता था। और विश्य जो आपको जिला है, उसके नीचे जैसे ब्लॉक पढ़ते हो या विलेज पढ़ते हो, आज गाँव पढ़ते हो, सो विलेज आता था, जिसको ग्राम बोला जाता था, जिसको ग्रामपति हेड करते थे। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, जिसको ऐसे ही आप क्या करोगे, पिरामिड बनाओगे और इसको शोकेस करोगे फ्लो चार्ट बना के, तो ज़्यादा बेहतरीन आपको लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, ये भी आपका पॉलिटिकल का ही पार्ट है। तो याद रखना, पॉलिटिकल में पहले राजाओं के बारे में बताओगे, एंड देन जो है वो आप ये सारी चीज़ें अचीवमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री के बारे में लिखोगे। यहाँ पे एक और नाम मिसिंग है आपका, कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त के टाइम पे भी याद रखना कि उन्होंने, और इवन समुद्रगुप्त के बारे में भी याद रखना, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध सेक्रीफाइस करवाया था, जो कि हमें सिक्कों के द्वारा पता चलता है। एंड इवन जो कुमारगुप्त
आपको द्वितीय प्रथम थे, उनके टाइम पे नालंदा आपको बना था। तो ये सब पॉलिटिकल कंडीशन में भी आप लिख सकते हो। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी इनकी, अगर पूछा जाए आपको, जो मिलिट्री था इनका वो कैसा था, तो कैवलरी था, मतलब घुड़सवार था, एलिफेंट्स थे, इन्फेंट्री था, आपको पैदल सेना भी था, और इवन बोला जाता है स्ट्रॉन्ग नेवी फॉर कोस्टल ट्रेड प्रोटेक्शन। क्योंकि बोला जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, गुजरात पे अटैक किया था, और गुजरात पे अटैक करने के साथ ही इन्होंने क्या किया था, अरेबियन सी जो है उस वाले एरिया को, गुजरात के एरिया को कैप्चर किया था। तो इसीलिए इन्होंने अपना नेवी भी स्ट्रॉन्ग किया था, ऐसा बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल कंडीशन में हो जाएगा। तो एक बार में चीज़ें नहीं जाएगी, वीडियो को दोबारा से देखोगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। सो एक बार में पूरी चीज़ें मेमोराइज करने की कोशिश मत करो, जितना आपके दिमाग में जा रहा है उतना सोच, उसको थोड़ा सुनो एंड वापस रिवाइज करना। अब आर्थिक कंडीशन देखते हैं, आपका इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं कैसा रहा था। सो जब भी हम लोग इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं ना, जब, ठीक है, इकोनॉमी के बारे में जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ें हम देखते हैं एग्रीकल्चर, वहाँ पे कृषि कैसा रहा होगा। सो कृषि जो अगर देखा जाए तो मैप यहाँ पे है नहीं, वैसे मैप में अगर आप लोग देखोगे गुप्ता साम्राज्य के बारे में, जो कि आपको थंबनेल में मिल जाएगा, मैप दिख जाएगा। सो मैप में अगर आप देखोगे तो गुप्ता साम्राज्य आपको पूछा जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक था, लोकेशन अगर आपको दिखाना है मैप में तो आप दिखाओगे पाटलिपुत्र। हम पहले क्या देखते थे, मगध तक हमने देखा था, जब हम मौर्यन पढ़ा था हमने, तो मगध और मौर्यन के बारे में देखा था, वो पाटलिपुत्र तक सीमित थे, ठीक है। और इवन आपको नॉर्थ साउथ भारत में, दक्षिण भारत में भी गए थे, लेकिन इनका जो एक्सपेंशन है वो पाटलिपुत्र से आपको शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। और सेंट्रल इंडिया में खासकर जो उज्जैन वाला पार्ट है वहाँ पे ये क्या करेंगे। और इवन जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है, चंद्रगुप्त जो सेकंड है, उन्होंने दो अपना कैपिटल बना रखा था, एक तो पाटलिपुत्र भी था, दूसरा उनका उज्जैन भी कैपिटल था। तो कहीं ना कहीं शिफ्ट होना शुरू हो जाता है एरिया इनका। लेकिन अगर पूरा उस एरिया को देखा जाए, आपको खासकर मगध वाला जो एरिया है आपका, जो जहाँ पे मौर्यन एम्पायर था पहले, या फिर आपको गुप्ता का भी देखोगे, तो वो जनरली फर्टाइल एरिया में रह रहे थे, जहाँ पे गंगेटिक प्लेन है, और जहाँ पे भी आपको दो रिवर बहती है, जैसे कि गंगा यमुना का द्वाब माना जाता है उसको, यूपी बिहार को। सो वो काफ़ी फर्टाइल है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत मिलता है, इसीलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे आपको रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बहुत सारे संसाधन हैं। सो ये इकोनॉमिक कंडीशन में लिखोगे। एंड लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण एंड ऑफिशियल, इनके समयकाल में जो एक सबसे बड़ी, अगर देखा जाए तो इनके पतन का कारण भी यही बनता है कि ये बहुत ज़्यादा अनुदान, बहुत ज़्यादा जो है ग्रांट देना शुरू कर जाते हैं, किसको, ब्राह्मण्स को और ऑफिशियल को, जो मिनिस्टर्स होते थे। क्योंकि इनको क्या था, उस टाइम पे लोगों का विश्वास जीतना था। तो विश्वास दो तरीके से जीता जा सकता है, एक तो आप क्या करोगे बहुत एग्रेसिव हो जाओगे, अपनी बात मनवाओगे, बट वो बहुत काम नहीं करता है। दूसरा होता है कि आप सॉफ्ट पावर यूज़ करोगे, जहाँ पे एकदम पोलाइटली चीज़ों को क्या करोगे, जो मिस्री बोली होते हैं ना, मीठी मीठी बोली। सो यहाँ पे ये क्या करते थे, लैंड ग्रांट्स देते थे, ज़मीन अनुदान देते थे, इससे इनके फेवर में चीज़ें आ जाए। सो ये चीज़ें होती थी, ठीक है। सो इकोनॉमिक कंडीशन में उपजाऊ गंगा का मैदान था, भूमि धान ब्राह्मण को दिया जाता था, अधिकारियों को दिया जाता था। इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स, इनका जो व्यापार है वो कैसा था, तो व्यापार अगर देखा जाए तो सिल्क के लिए किया जाता था, रेशम के लिए किया जाता था, मसालों के लिए, स्पाइसेस, आइवरी, हाथी का दांत का बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ जाता है, इसका ऑर्नामेंट्स भी बनता है, मेडिसिन भी बनता है, दवाई भी बनता है। ट्रेड विद द रोम, तो रोमन एम्पायर के साथ इनका क्या था, ट्रेड काफ़ी अच्छा था, इनिशियली बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था गुप्ता साम्राज्य में, लेकिन धीरे धीरे यही डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रोमन एम्पायर अपने आप में डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, वो भी उसका भी पतन हो जाता है। तो उसके पतन का प्रभाव आपको भारत में भी पड़ता है। हमारा जो ट्रेड अगर देखा जाए, व्यापार देखा जाए, तो चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी था। तो ये आप इकोनॉमिक कंडीशन में लिख सकते हो। इकोनॉमिक कंडीशन में ही अब दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री। क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री में आप जो है, जैसे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी, टेक्सटाइल वीविंग, मेटलर्जी, ज्वेलरी मेकिंग, फ्लोरिस्ट। तो गुप्ता साम्राज्य के टाइम पे आपको वस्त्र बुनाई बहुत ज़्यादा होती थी, धातु का जो कार्य होता था वो बहुत होता था, आभूषण निर्माण का उत्कर्ष था, क्योंकि इनके टाइम में जो है वो गोल्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, सोने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, चाहे सिक्के बनाने के लिए हो या फिर आपको जो है वो बहुत तरह के आभूषण बनाने के लिए किया जाए। मेटलर्जी अर्थात जो मेटल का जो है, ठीक है, जो आपको धातु होते हैं उसके बहुत सारे, जो जैसे आपको हो गया वेपन्स बनाए गए, बहुत सारे उसके हथियार बनाए गए, क्योंकि अब जो है वो आपको बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी हो रहा है, अटैक भी हो रहा है। तो उस अटैक को, क्योंकि ये पूरा एरिया मैंने पहले ही बताया था आपको, मगध के बारे में जब राइज बताया था तभी बताया था कि पूरा आयरन ओर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता था आपको, जो लोहा है वो बहुत मिलता था। लोहा का मिलना मतलब है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है वो वेपन्स बनाए जाते होंगे। इकोनॉमिक कंडीशन में ही क्वाइनेज के बारे में बताओगे, सिक्कों के बारे में बताओगे। सो इनका एक जो है विशेष प्रकार का सिक्का था जिसको गोल्ड क्वाइन बोला जाता था, और इसको जो है लिटरल मीनिंग अगर देखा जाए तो दिनार्स बोला जाता था, विद द इमेज ऑफ किंग्स एंड डीटी। तो इनके सिक्कों पे जो है राजाओं के भी जो है वो
आकृति बने होते थे और भगवान के भी बने होते थे। और इसका एग्जाम्पल आपको लक्ष्मी का जो है वो वराह का और लक्ष्मी का ये सब आपको एग्जाम्पल मिलता है इवन समुद्रगुप्त के टाइम पे भी और कुमारगुप्त के टाइम पे भी। सोशल कंडीशन, अब सामाजिक स्थिति आपको गुप्ता समय काल में कैसा रहा था। सो सामाजिक स्थिति में अगर देखा जाए तो अगेन जैसे एक देखो एक पूरा पैटर्न बना के चलो और इसके बारे में सब कुछ में आप लिखते चलोगे। जैसे अब इसके बाद अगर दूसरा एम्पायर भी देखोगे तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको इसी तरह से पैटर्न में चलना पड़ेगा। सामाजिक स्थिति देखा जाए तो सबसे पहले वर्ण सिस्टम के बारे में देखोगे। सो वर्ण व्यवस्था ऑलरेडी मैंने आपको बताया था वैदिक समय काल में, और जो आपका प्रारंभिक और उत्तर वैदिक में कैसे बदलाव आता है। सो वर्ण व्यवस्था जैसे जैसे आपको समय बीतता जाएगा उतना ज़्यादा वो जटिल होता जाएगा, उतना ज़्यादा उसमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी आता जाएगा और चीज़ें आप मूवेबल या मोबिलिटी नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा। कि पहले क्या होता था वर्ण व्यवस्था में आपको चीज़ें बदलती थी अर्ली वैदिक में, बट वो धीरे धीरे आपको कंडीशन क्या हो रहा है, खराब होते जा रहा है। ब्राह्मण्स हेल्ड द डोमिनेंस, कास्ट हायरार्की रिजिड। अब जो है वो ब्राह्मण जो है वो ज़्यादा आपको क्या पावरफुल बन चुके हैं। और इवन जो हम लोग ने बात किया था कि पहले जो है वर्ण व्यवस्था बस 4 वर्णों में डिवाइडेड था, बट जैसे जैसे गुप्ता साम्राज्य आते जा रहा है यहाँ पे आपको सब वर्णास बनना भी शुरू हो गया, वर्णास के अंदर और ज़्यादा डिवीजन होना शुरू हो गया। सो ब्राह्मणों का क्या था, प्रभुत्व था, जाति व्यवस्था कठोर होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो है इवन जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की जो परंपरा है वो आपको चरम सीमा पे आना शुरू हो जाती है। और ये हमें कहाँ से इसका साक्ष्य मिलता है, फाहियान का एक पुस्तक है जो कि आपको भारत में आते हैं, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ही आते हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया है। धर्म के बारे में देखा जाए गुप्ता, ये भी आपको सोशल सामाजिक स्थिति के अंदर ही आएगा। तो धर्म व्यवस्था कैसा था, हिंदुज्म फ्लोरिस्ट होता है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टॉलरेट एंड टेम्पल्स बिल्ड। एक चीज़ जो याद रखना आपको गुप्ता साम्राज्य के समय काल पे, ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, बुद्धिज्म रहता है लेकिन बुद्धिज्म का इंपॉर्टेंस जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है और हिंदुज्म जो है वो रिवाइव करना शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म का क्या होता है, उत्कर्ष होता है। और बौद्ध और जैन धर्म का अगर देखा जाए तो उसमें आपको गिरावट आती है। क्यों आती है, उसके पीछे कारण है। अगर देखा जाए तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हमने पढ़ा हुआ था जो कि किसके समय काल में होता है, कनिष्का के टाइम पे होता है, कुषाण वंश के थे, जहाँ पे हमने देखा था कि बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हिनयान और महायान। जब वो डिवीजन होता है तो बुद्धिज्म कहीं ना कहीं अपना जो कोर प्रिंसिपल था, जिस चीज़ के लिए वो बना था, उस चीज़ के अगेंस्ट वो चला जाता है। जैसे कि गौतम बुद्धा ने आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन के उस चीज़ को उन्होंने खंडन किया था, लेकिन जो अगर बुद्धिज्म देखा जाए खासकर महायान, तो वो मूर्ति पूजन में विश्वास करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने लोकल भाषा का, वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज था उसको प्रेफर करने की बात की थी, लेकिन महायान जो है वो क्या करता है, आपको संस्कृत भाषा पे ज़्यादा जोर देना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना, वो बुद्धिज्म से उनका विश्वास उठना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जो धर्म आपको लोगों के लिए, जो लोगों के वेलफेयर के लिए बनाया गया था, वो धर्म अब कहीं ना कहीं उसमें भी आप किसी और धर्म का प्रभाव पड़ रहा है। तो इस वजह से उसका जो महत्व है वो घटना शुरू हो जाता है। और दूसरा जो हिंदुज्म है वो वापस से रिवाइव होता है। हिंदुज्म में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिवीज़न आ जाता है शैविज्म और वैष्णविज्म में। और मंदिर निर्माण के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि पहला साक्ष्य, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मंदिर का कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलता है। वैदिक सिविलाइजेशन में शायद रहा होगा, बट मंदिर का हमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं मिला, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। मौर्य साम्राज्य में भी रहा होगा, बट हमें भी नहीं मिला एविडेंस। अगर पूछा जाए पूर्णतः मंदिर हमें निर्माण जो है वो उसका पहला साक्ष्य अगर मिलता है तो किसके समय काल मिलता है, गुप्ता साम्राज्य में मिलता है। एजुकेशन, ये भी आपको सामाजिक हिस्सा ही हो जाएगा। तो शिक्षा का कैसा रहा था, सो नालंदा यूनिवर्सिटी इस टाइम पे आपको बनती है कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पे। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो आपको गढ़ माना जाता था किस चीज़ का, बुद्धिज़्म का, एजुकेशन का, खासकर महायान बुद्धिज़्म का। तो यहाँ पे महायान बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाया जाता था और ऐसा बोला जाता है कि देश विदेश से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। और नालंदा के अलावा यहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी आपको, जो कि आपको प्रेजेंट डे कहाँ पे आपका पाकिस्तान रावलपिंडी वाले में पड़ता है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी पहले से था आपको, इवन गुप्त जो आपको नंदा वंश के टाइम से ही था। वहाँ पे अच्छा खासा पढ़ाई होता था, संस्कृत लिटरेचर भी पढ़ाया जाता था। सो ये आपको याद रखना है एजुकेशन सिस्टम के बारे में। वुमेन एंड फैमिली, ये भी सोशल कंडीशन के अंदर आएगा। आपको जो महिलाओं की स्थिति थी आपको वो कैसी थी, सो सोसाइटी आपका पैट्रियार्कल था, पितृसत्तात्मक सोसाइटी था। वहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग कौन करता था, जो खासकर जो मेल मेंबर होते थे वही चीज़ों के बारे में डिसाइड करते थे। चाहे आपको प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो, चाहे महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी दी जाए कि नहीं जाए, चाहे जो भी महिलाओं को लेकर जो भी डिसीजन लिया जाता था वो पुरुष लेता था। तो पुरुष प्रधान समाज था आपका। सो वुमेन हैड द लिमिटेड राइट्स बट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन आर्ट्स। ऐसा बोला जाता है कि गुप्ता साम्राज्य के टाइम में एक अलग सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि
महिलाओं का कंडीशन पहले से जो है वो और ख़राब होता है, बट अपर कास्ट जो महिलाएं थी, जो अपर वर्णास की महिला थी, उनको पढ़ने की कहीं ना कहीं अनुमति थी, और शायद वो आर्ट एंड कल्चर जो आपको कला संस्कृति में भाग लेती थी, उसका एक दो साक्ष्य हमें ऐसे मिलता है कि जैसे कुमारी देवी का नाम बहुत बार सुनने को मिलता है, जो कि आपको चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी। इसके अलावा प्रभा देवी गुप्ता, ठीक है, जो कि प्रभावती गुप्ता थी, जो कि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री होती है, जिनकी विवाह जो है वो कहाँ पे होता है, वकाटका के राजा से होता है। तो उसमें भी हमें पता चलता है कि वो उस टाइम पे क्या करती है, क्वीन बन के वहाँ पे रूल कर रही होती है। तो ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे महिलाओं को थोड़ी बहुत, जो खासकर अपर वर्णास थे, अपर कास्ट के थे, उनको शायद मिलती होगी, ऐसा हमें अनुमान लगाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जो ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा ना कि जो है स्वर्णिम युग क्यों बोला जाता है गुप्त साम्राज्य को, या फिर गुप्ता साम्राज्य में ऐसा कौन सा चीज़ था जिसकी वजह से इसको स्वर्ण काल बोला जाता है, तो इसका जो सबसे मुख्य विशेषता है वो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान, और जो विज्ञान की जो है उत्पत्ति जो है। सो विज्ञान को लेकर अगर देखा जाए तो आज भी जब हम बात करते हैं तो हम एक चीज़, बहुत कॉमन सा चीज़ यूज़ करते हैं कि भारत ने विश्व को क्या दिया था, तो जीरो दिया था, ठीक है, शून्य दिया था। तो ये जो शून्य देने की बात होती है, शून्य आपको आया था, जीरो आया था, ये डेसिमल सिस्टम के बारे में आप बात करते हो, ये सारी चीज़ें आपको कब, किसके समय काल में आ रहा है, गुप्ता साम्राज्य के समय काल में आ रहा है। तो मैथमेटिक्स में काफ़ी सारा रिसर्च होता है, आपको मैथ्स में बहुत सारे, गणित में जो है बहुत सारा रिसर्च आता है, जिसमें कुछ प्रमुख नाम है आपको आर्यभट्ट और वराहमिहिर, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। सो आर्यभट्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करते किस चीज़ को, शून्य को, जीरो को, डेसिमल सिस्टम को, अलजेब्रा कॉन्सेप्ट को। तो इसने दशमलव जो प्रणाली है उसको, और बीजगणित की अवधारणा जो है इन्होंने दी थी, किसने दी थी, आर्यभट्ट ने दी थी। एस्ट्रोनॉमी जो है आपका, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, बहुत बड़ा जो है वो योगदान दिया जाता है, जिसमें आर्यभट्ट जो है एक्सप्लेन करते हैं, जो आपने सुना होगा ग्रहण के बारे में, ठीक है, जो ग्रहण के बारे में सुनते हो ना कि सूर्य ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण लगा। अब सोचो कि जो हमने 320 से 550 जो एरा पर है, उसी टाइम में लोगों को पता था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, और इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। रोटेशन ऑफ द अर्थ, अपने ही एक्सेस पे, अपने ही जो है एक्सेस पे जो है वो रोटेट करता है अर्थ, ये भी आर्यभट्ट ने बोला था। और प्लेनेटरी मोशन के बारे में, ठीक है, ग्रहों की चाल के बारे में भी समझाया था, जो कि आप देखोगे तो 17-18 सेंचुरी में आपको अलग जो यूरोपियन आपको साइंटिस्ट है उस चीज़ को डिस्कवर करते हैं, वो ऑलरेडी हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी था, इसीलिए इसको स्वर्णिम युग कहा जाता है। या फिर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट, आप सोचो जो भारत आज उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, वो शायद पहले उन सारी चीज़ों पर रिसर्च हो चुका है, उन सारी चीज़ों के बारे में उनको पता था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आर्यभट्ट और वराहमिहिर का नाम आपको याद रखना है, और आर्यभट्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा है, वो भी आप लिखोगे। मेडिसिन में, साइंस एंड टेक में बता दिया, मेडिसिन में भी देखा जाए तो चरक का आयुर्वेदा टेक्स्ट, ठीक है, आयुर्वेदा पे उन्होंने पुस्तक लिखा चरक के, ठीक है, जिसको चरक संहिता बोला जाता है। सुश्रुत का बुक है जो कि सर्जिकल टेक्निक के ऊपर लिखा हुआ, सुश्रुत की जो शल्य चिकित्सा है उस विधियों के बारे में लिखा है। आजकल आपने सुना होगा ना कि बोटॉक्स कराया जाता है, फिर जो सर्जरी कराया जाता है, अब ये तो नया नया कॉन्सेप्ट है, बट ऐसा बोला जाता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में सुश्रुत को पता था, और उस टाइम पे भी सर्जरी होता था, ठीक है, सो ब्यूटी पे ध्यान दिया जाता था उस टाइम पे। तो मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। तो चरक और सुश्रुत का नाम आपको याद रखना है। मेटलर्जी, यूज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है, इनको पता था कि किस धातु से किस तरह कौन सी चीज़ बनानी है। इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर बहुत बेहतरीन उदाहरण आपको जानना है, तो मेहरौली का जो इंस्क्रिप्शन है, जो शिलालेख है, जो कि आपको कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जाके वहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हो। वो आयरन से बना हुआ पिलर इतना पुराना है, अब उसमें थोड़ा थोड़ा अब तो रस्टिंग होना शुरू हो गया, थोड़ा बहुत आपको जो है लग रहा है उसमें, लेकिन वो मानना पड़ेगा कि इतने लंबे समय तक वो कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन से उन्होंने यूज़ किया था, जिसकी वजह से अभी तक वो बचा हुआ है। सो ये इसके लिए भी फेमस है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कालिदास का जो फेमस आपका प्ले है, नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसको शकुंतला कहानी आपने सुना होगा, शकुंतला की कहानी, ये भी किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था। अजंता जो आपका केव है उसमें पेंटिंग बनाया गया था। तो जितना भी देखा जाए ना, चाहे आर्ट एंड कल्चर, मेडिसिन के बारे में, साइंस एंड टेक के बारे में, तो इन सारी चीज़ों में अगर देखोगे तो गुप्ता साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा विकसित, काफ़ी ज़्यादा, इवन जो मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल जो है इस टाइम पे आपको बन रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है, बहुत सारे गुफाओं जो है वहाँ पे, जैसे अजंता का हो गया, एलोरा का हो गया, तो वहाँ पे सारी चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। तो इससे लगता है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा विकसित था, इसीलिए इनको स्वर्णिम युग कहा जाता है। नाउ कंक्लूजन, निष्कर्ष भी ऐसे ही लिखोगे। सो गुप्ता एम्पायर ब्लेंडेड पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, सोशल ऑर्डर, साइंटिफिक ब्रिलियंस था, लिविंग द लास्टिंग लेगेसी। आज भी उन सारी चीज़ों को याद किया जाता है। सो गुप्ता साम्राज्य आपको राजनीतिक शक्ति, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक व्यवस्था और वैज्ञानिक प्रतिभा का संगम प्रस्तुत कर अस्थायी जो विरासत छोड़ती है, इस वजह से इसको याद किया जाता था। तो इन सारे चीज़ों पे आप क्या करोगे,
फोकस करोगे, यही सारी चीज़ें आपको गुप्ता में पढ़ना है। और लगता है कुछ और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो चैलेंज मैंने दिया है, क्वेश्चन दिया है, तो आई होप आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिखोगे। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।